मसूरी की शांत वादियों में अभिरा का रिसॉर्ट एक बार फिर से अपनी पुरानी रौनक पा रहा था। कावेरी और मायरा के साथ मिलकर अभिरा ने उसे फिर से सजाया था। हर कोने में अपनी माँ अक्षरा की यादों को संजोया था। मेहमानों की चहक और रोजमर्रा की भागदौड़ में अभिरा अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसे लगा जैसे जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें रिसॉर्ट के आंगन को चूम रही थीं, एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा, जिसकी आंखों में लालच और चेहरे पर धूर्तता साफ झलक रही थी। उसका नाम बलवंत सिंह था, वही आदमी जिसने सालों पहले यह रिसॉर्ट कावेरी को बेचा था। उसने आते ही हंगामा खद्दा कर दिया। चीख चीख कर कहने लगा कि यह रिसॉर्ट उसका है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है। कावेरी ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे कानूनी दस्तावेज दिखाए, लेकिन बलवंत कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह चिल्लाया, ये सब कागजात नकली हैं, सौदा कभी पूरा हुआ ही नहीं था। तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं अपनी जायदाद वापस लेने आया हूँ। अभिरा हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई। बलवंत ने अपने साथ कुछ गुंडों को भी लाया था, जो मेहमानों को डराने धमकाने लगे। देखते ही देखते रिसॉर्ट का सुकून भरा माहौल एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। अभिरा ने हिम्मत करके बलवंत का सामना किया और कहा, आप यहाँ से चले जाइए, वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ रहेगी। बलवंत हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें धमकी छुपी थी। पुलिस? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये जगह मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसे खाली कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वह चला गया, लेकिन अपने पीछे डर और अनिश्चितता का एक गहरा बादल छोड़ द गया। कावेरी को एहसास हो गया था कि यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, एक ऐसी साजिश जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। अभिरा अपनी माँ के सपने को इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस रिसॉर्ट को बचाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तूफान का सामना क्यों न करना पड़ जाए। भाग 2। बलवंत की धमकी के बाद रिसॉर्ट में दहशत का माहौल था। मेहमान एक एक करके जाने लगे और जो बचे थे वे भी डरे सहमे थे। कावेरी ने तुरंत अपने वकीलों से संपर्क किया, लेकिन बलवंत ने पहले से ही हर कानूनी दांव पेंच का तोड़ डेच निकाल रखा था। उसने अदालत में एक याचिका दायर कर दी थी, जिसमें उसने दावा किया था कि कावेरी ने सौदे के पूरे पैसे नहीं चुकाए और दस्तावेजों में हेराफेरी की है। यह सरासर झूठ था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी और थकाऊ थी। इस बीच बलवंत रोजाना अपने गुंडों के साथ आता और कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी कर देता। कभी वह पानी की सप्लाई बंद करवा देता, तो कभी बिजली का कनेक्शन कटवा देता। उसका मकसद साफ था, अभिरा और कावेरी को इतना परेशान कर देना कि वे खुद ही हार मानकर रिसॉर्ट छोड़ दिया दें। अभिरा और मायरा ने हिम्मत नहीं हारी। वे दोनों मिलकर सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। रिसॉर्ट की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल रही थी और आर्थिक नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। इस सारी उथल पुथल की खबर किसी तरह अरमान तक पहुंच गई। हालांकि वह गीतांजलि से शादी कर चुका था और उसने खुद को अभिरा से दूर रखने की कसम खाई थी, लेकिन अभिरा की तकलीफ की खबर सुनकर वह बेचैन हो उठा। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि अभिरा अकेली इस मुसीबत का सामना करे। उसने बिना किसी को बताए मसूरी आने का फैसला किया। जब वह रिसॉर्ट पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर सन्न रह गया। जो जगह कभी खुशियों से गुलजार रहती थी, वहां अब तनाव और वीरानी छाई हुई थी। उसने देखा कि बलवंत अभिरा से बदतमीजी कर रहा था और उसे धक्का देने ही वाला था कि अरमान ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? अरमान की आवाज़ में इतनी कड़क थी कि बलवंत एक पल के लिए सहम गया। अभिरा ने अरमान को अपने सामने पाया तो उसकी आंखें भर आईं। एक पल के लिए उसे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि अरमान अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। उसने खुद को संभाला और अरमान से कहा, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी, हम अपनी लड़ ढाई खुद लड़ सकते हैं।